नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमेय पाठक। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूं एट नेक्स्ट्रा न्यूरोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी सेंटर, पुणे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी का सही डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन से इमेजिंग या फिर स्कैन्स किए जाते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस किया हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का सही डायग्नोसिस जल्द से हो जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे कि अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन कई महीनों या कई साल से रह रहा हो तो जॉइंट में फ्यूजन होने की संभावना रहती है। इम्पॉर्टेंटली लोअर बैक के जो जॉइंट्स है, जैसे कि सैक्रोइलियक जॉइंट, एसआई जॉइंट, या फिर अपने अलग अलग वर्टिब्राज है, उनमें सूजन होने की वजह से एक दूसरे जॉइंट्स को फ्यूजन हो जाता है और उसके वजह से पेशेंट की मोबिलिटी या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि बैक में झुकाव आ जाना या फिर इजीली चलना ना आना। ये सब कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को ब्रेथलेसनेस बिकॉज ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है और कुछ पेशेंट्स को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी पाई जा सकती है। आंखों में बार बार यूवेटिस या फिर आंखों की सूजन होने की वजह से विजन भी कम हो सकता है। तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के बारे में सही डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर पेशेंट को पिछले वीडियो में बताए गए हुए सिम्टम्स, जैसे कि लो बैक पेन या फिर लार्ज जॉइंट की पेन्स, आर्थराइटिस, ये सब हो, और साथ ही साथ यूवेटिस जैसे आंखों की इन्फ्लेमेशन हो, अगर ये सिम्टम्स आपके पेशेंट्स में हो तो रूमेटोलॉजिस्ट एग्जामिन करके आपको टेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट ब्रॉडली समावेश है। एक है ब्लड टेस्ट, जिसमें HLA-B27 की एक जेनेटिक टेस्ट है, और दूसरे होता है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जैसे कि ESR, CRP, ऐसे टेस्ट का समावेश है। तो दोस्तों, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बीमारी के सही डायग्नोसिस में HLA-B27 करके एक टेस्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। HLA-B27 एक जेनेटिक टेस्ट है। HLA-B27 नॉर्मल पॉपुलेशन में 4 से लेके 7% लोगों में पाई जाती है। बट अगर किसी पेशेंट को स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स हो तो या फिर बीमारी हो तो उनमें 90% या फिर 90% लोगों में HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल HLA-B27 पॉजिटिव होने से ये डायग्नोसिस नहीं बनती। HLA-B27 होने के बावजूद पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बैक पेन या फिर स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में ही HLA-B27 के ऊपर हम स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की सही निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि केवल HLA-B27 पॉजिटिव होने के बाद डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है। तो दोस्तों, HLA-B27 के टेस्ट के साथ पेशेंट के सिम्टम्स या फिर लक्षण और पेशेंट की एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, अदर ब्लड पैरामीटर्स या फिर टेस्ट के रिजल्ट्स और पेशेंट के स्कैन के रिपोर्ट्स, ये सब के नतीजों के हिसाब से स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस का सही निदान कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू अदर ब्लड टेस्ट, ESR, CRP, ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन या फिर जॉइंट की सूजन के बारे में एक स्टेटस या फिर कितना सिवियरिटी है उसके दर्शाते हैं। लेकिन ये याद रखना भी इम्पोर्टेंट है कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के हर मरीज में ये बढ़े हुए प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, अभी पता करते हैं कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में कौन से इम्पोर्टेंट एक्सरेज या फिर स्कैन्स किए जाते हैं। तो अगर स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के सिम्टम्स या फिर लक्षण लेके अगर पेशेंट जल्दी प्रेजेंट करते हैं तो अर्ली इन द डिसीज कोर्स हम MRI पे, उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस रहता है और वो स्टर सीक्वेंस नाम से जाना जाता है। तो उसमें MRI ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट या फिर SI जॉइंट, इनकी स्क्रीनिंग या फिर MRI पेल्विस, ये सब देख के हम सही डायग्नोसिस पे अर्ली इन द डिसीज कोर्स या फिर डिसीज के जल्दी प्रेजेंटेशन पे हम ये सही तरीके से कैच कर सकते हैं। तो ये वाले अर्ली स्टेज में एक्सरे में फीचर्स नहीं देखते हैं, इसलिए इसको नॉन रेडियोग्राफिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस भी कहा जाता है। तो इसमें हम अगर सही ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना या फिर प्रोलॉन्ग करना पॉसिबल है। तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में इसके अलावा कभी कभी CT स्कैन भी किया जा सकता है, जिसमें बोनी में या फिर बोन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस को देखा जा सकता है। अगर पेशेंट की डिसीज स्टेट एडवांस हो गई हो, कुछ काफ़ी सालों से अगर सिम्टम्स हो, तो वो फीचर्स एक्सरे पे भी पाए जा सकते हैं।
जिसमें हमारे बैक का एक्सरे लेके कोई बोन्स की फ्यूजन हो गई हो या फिर स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के एडवांस फीचर्स हो, ये देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के सही डायग्नोसिस के लिए केवल एक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये सब डिसीजन कलेक्टिवली बेस्ड ऑन द पेशेंट के लक्षण क्या है, उनके फीचर्स क्या है, साइंस क्या है, इमेजिंग में क्या आता है और ब्लड टेस्ट कैसे हैं, ये सबके कलेक्टिवली डिसीजन के ऊपर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के सही डायग्नोसिस के बाद सही तरीके से ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ऑटोइम्यून डिसीजेस के कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।